हम क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर चुके थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5.8। ठीक है, प्रियंका ने जो डाउट्स पूछे थे, प्रियंका और नेहा ने, वही चल रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 5.8 को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा था कि सिस्टम जो है वो ओवरडैम्प कब होगा। ये रूट लॉकस दे रखा था और बोला था के की किस रेंज के लिए सिस्टम ओवरडैम्प्ड होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप देखो। ओवरडैम्प सिस्टम कब होता है? ओवरडैम्प तब होता है जबकि पोल आपके कहाँ लाई करते हैं, ओरिजिन पोल आपके लाई करते हैं। सेकंड ऑर्डर सिस्टम जो होता था वो ओवरडैम्प कब होता था? जब आपके दो पोल कहाँ पे लाई करें, रियल एक्सिस पे लाई करें और अलग अलग लोकेशन पे। तो अब आप खुद देख लो ना, ये क्लोज लूप के पोल के की वैल्यू 0 के लिए एक पोल यहाँ है, एक पोल यहाँ है। इसके बाद के की जब वैल्यू 1 होती है तो ये ब्रेक पॉइंट पे आ जाते हैं यहाँ पे, और दोनों पोल एक जगह पे आ जाते हैं। तो अब तो सिस्टम क्रिटिकली डैम्प्ड हो गया ना, के इक्वल टू 1 के लिए। तो के की वैल्यू जब तक 0 से 1 रहेगी, 1 जब तक के की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगी तब तक एक पोल इधर रहेगा, एक पोल इधर रहेगा, यानी ओवरडैम्प की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो 0 और 0 को इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि जब 0 है तो एक पोल इधर है, एक पोल इधर है। तो 0 को इंक्लूड करते हुए टिल 1 तक, 1 को इंक्लूड मत करना। 1 को इंक्लूड किया तो फिर वो क्रिटिकली डैम्प्ड हो जाएगा। के इक्वल टू 1 पे सिस्टम कैसा है? क्रिटिकली डैम्प्ड है। इसके बाद एक पोल ऊपर जाता चला गया, एक पोल नीचे जाता चला गया, और जब एक पोल यहाँ है, सपोज एक पोल यहाँ है, अब तो सिस्टम कैसा है? अंडर डैम्प्ड है। तो अंडर डैम्प्ड तो पूछा नहीं, ओवरडैम्प्ड पूछा है। इसके बाद क्या हुआ? जब के की वैल्यू बढ़ते बढ़ते 5 हो गई तो दोनों पोल यहाँ आ गए, तो दोबारा का सिस्टम क्रिटिकली डैम्प्ड। इसके बाद जब एक पोल इधर और एक पोल इधर, तो एक पोल उधर टिल इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक, और एक पोल इधर टिल -3 तक। तो एक पोल इधर, एक पोल इधर, दोबारा रियल एक्सिस पे दो पोल हो गए अलग अलग लोकेशन पे। तो दोबारा सिस्टम कैसा हो गया? ओवरडैम्प्ड हो गया। तो जब के की वैल्यू 5 होगी तब तो क्रिटिकली डैम्प्ड, उससे ज्यादा होने पे दोबारा ओवरडैम्प्ड। तो के की रेंज एक तो ये आ गई और एक ये आ गई, के ग्रेटर देन 5। इन दोनों ही केसेस में सिस्टम कैसा हो जाएगा? ओवरडैम्प्ड हो जाएगा। अगर सपोज पूछा होता क्रिटिकली डैम्प्ड, तो के की वैल्यू 1 के लिए और के की वैल्यू 5 के लिए, दोनों पोल एक ही जगह पे आ जाते हैं, तो उस टाइम पे सिस्टम कैसा हो जाएगा? क्रिटिकली डैम्प्ड। ठीक है, इसी तरह आप ओवरडैम्प्ड और अनडैम्प्ड बन रहा है क्या? कभी नहीं बन रहा अनडैम्प्ड। अनडैम्प्ड के लिए क्या होता? एक पोल यहाँ होना चाहिए था और एक पोल यहाँ होना चाहिए था इमेजिनरी एक्सिस पे, तो अनडैम्प्ड तो कभी नहीं बन रहा। अंडरडैम्प्ड क्या होता? अंडरडैम्प्ड होता जब के की वैल्यू क्या होती? 1 से बड़ी होती और 5 से छोटी होती। ठीक है, तो 1 से 5 के बीच में, तब ये होता अंडरडैम्प्ड। आई थिंक ये रूट लॉकस से ओवरडैम्प्ड, अंडरडैम्प्ड और ये सब आपको निकालना आ गया हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कौन सा पॉइंट रूट लॉकस पे एग्जिस्ट कर रहा है ये पूछा था। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, इसमें कुछ नहीं है। आपको मतलब ये आपको पोल 0 प्लॉट बना देना था। ठीक है, जो आपको दे रखा था ट्रांसफर फंक्शन k/s+1 s+3, इससे आप ये पोल 0 प्लॉट बना दो। 3 पोल है, एक 0 पे है, एक -1 पे, एक -3 पे। एग्जिस्टेंस देख लो आप, एग्जिस्टेंस यहाँ एग्जिस्ट करेगा, यहाँ नहीं करेगा। -1 -3 के बीच में, -1 0 के बीच में एग्जिस्ट करेगा, 0 और इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब आपको ऑप्शन नंबर बी आप देखो, ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है? -1.5। -1.5 यहीं कहीं लाई करेगा, -1.5, और ये उसी रेंज में आ रहा है जहाँ पे रूट लॉकस एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो ये पॉइंट रूट लॉकस पे नहीं है। यही पूछा था कौन सा पॉइंट रूट लॉकस पे नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ होगा, अब हो जाएगा। आप देखो क्या है ये, आपको यहाँ पे दे रखा था, एक मैं चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पे दे रखा था k1 - s/s+3, ये दिया हुआ था। मैंने आपको याद करो, आपको पोल और 0 के स्टैंडर्ड फॉर्म बताए थे। तो पोल का स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था, जैसे 0 का स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था s/ जहाँ पे 0 होता है वो पॉइंट, तो उसे ओमेगा-c कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कह देते हैं। आगे नेक्स्ट बॉड प्लॉट चैप्टर में पढ़ेंगे हम ये। तो s/ओमेगा-c+1 ऐसा कुछ था स्टैंडर्ड फॉर्म। तो एक चीज़ देखो, आप s को हमेशा पहले लेते हैं। ठीक है, कभी भी ऐसे 1 बाद में नहीं लोगे आप। ठीक है, s चाहे प्लस हो माइनस हो। तो ये देखो 1 - s, अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, आप इसमें से माइनस कॉमन लो, s को पहले लेके आओ। तो माइनस कॉमन लिया तो -k s-1/s+3। नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन में उसने हमें कंफ्यूज किया हुआ था, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ था, आप इधर लेके आओ पहले। तो अब देखो एक्चुअल में k यहाँ पे क्या है? k माइनस है, और अगर k माइनस है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन किसका? आप बस एक चीज़ ध्यान रखो, s माइनस या s प्लस इसी फॉर्म में होने चाहिए। तो अभी क्योंकि k माइनस है तो आपको क्या पता लगा कि ये यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का रूट लॉकस है। और पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का रूट लॉकस है, पहले तो इसके पोल 0 प्लॉट बनाए। पोल एक ओरिजिन पे है, एक -3 पे है, एक कहाँ पे है? -3 पे है। ठीक है, ये सॉरी पोल का 0 कहाँ पे? आपका 1 पे है। इसके बाद आपने एग्जिस्टेंस निकाला। अब देखो पॉजिटिव फीडबैक का है एग्जिस्टेंस, तो उल्टे हो जाएंगे रूल। यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ नहीं करेगा और यहाँ करेगा। तो अब आप खुद सोच लो क्या होगा। ये यहाँ से निकलेगा, ये यहाँ से निकलेगा, फिर ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये इधर आ जाएगा, इसके बाद ये इधर आ जाएगा 0 पे टर्मिनेट होने, और एक कहाँ चला जाएगा? इधर चला जाएगा, क्योंकि इस पूरी रेंज में एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में आप एक बार थ्योरी में देखो क्या लिखा हुआ है। वहाँ पे लिखा हुआ है द रूट लॉकस
फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ के, आप ध्यान से देखो नेगेटिव वैल्यूज ऑफ के, उसने जीएसएचएस में के को नेगेटिव मेंशन नहीं किया है, जीएस तो सिर्फ उसने जीएस दिया हुआ था, एचएस के बारे में उसने एचएस डायग्राम के अंदर उसने एचएस को 1 दिया हुआ है और के उसने जीएस के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है उसके। तो अब यहाँ पे आप देखो कि के नेगेटिव खुद ने बोल दिया, तो इसका मतलब के नेगेटिव है। आप खुद सोचो ये किसका क्वेश्चन है, ये पॉजिटिव फीडबैक के रूट लॉकस का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आप इसको सॉल्व कर लो। आप यहाँ पे क्या करोगे, इसके पोल निकाल लो, पोल इस नीचे वाले डिनोमिनेटर पार्ट से पोल निकाले, एक पोल -1 प्लस आयोटा पे आया, एक पोल आया -1 माइनस आयोटा पे, जीरो निकाले, एक आया 1 प्लस आयोटा, एक आया 1 माइनस आयोटा, ये इसके जीरोस आ गए। अब इसके बाद क्या पूछा था, ब्रेक पॉइंट। तो ब्रेक पॉइंट आप सिंपली ब्रेक पॉइंट कैसे निकालते थे, 1 प्लस जीएसएचएस को जीरो करके, यहाँ पे आप ये 1 प्लस जीएसएचएस को जीरो कर दो, डी के अपॉन डीएस किया, डी के अपॉन डीएस किया तो एस आ गया ±√2। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ यहाँ से, आप समझना इसे। देखो अगर ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का क्वेश्चन होता तो रियल एक्सिस के ऊपर कोई भी पोल या जीरो नहीं है, और कोई भी पोल या जीरो नहीं है तो अब आप कहीं पे भी चेक कर लेते, हर किसी भी पॉइंट पे चेक करते तो उसके राइट साइड में कितने पोल या जीरो होते, जीरो, मतलब इवन होते। तो मतलब कभी भी रूट लॉकस रियल एक्सिस पे लाई नहीं करता। कब, अगर ये नेगेटिव फीडबैक का क्वेश्चन होता तो। बट बिकॉज ये पॉजिटिव फीडबैक का क्वेश्चन है और पॉजिटिव फीडबैक में रूट लॉकस रियल एक्सिस पे वहां लाई करेगा जहां पे इवन नंबर ऑफ पोल या जीरो होंगे। यहाँ पे तो कोई नहीं है, यानी इवन, यानी रूट लॉकस पूरे के पूरे रियल एक्सिस पे लाई करने वाला है, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो तो अब यहाँ पे क्या होगा वो समझना। एस कितना आया, एस आया ±√2, ±√2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एस इक्वल टू ±1.414। ठीक है, ठीक है, 1.414। अब देखो इसमें समझो आप, एक बार तो प्लस पे ले लेते हैं क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये 1 है, तो एक बार तो मैंने यहाँ पे ले लिया ब्रेक पॉइंट, थोड़ा आगे 1 से आगे, और एक मैंने ब्रेक पॉइंट यहाँ ले लिया। तो अब देखो ब्रेक पॉइंट पे क्या होता है, ब्रेक पॉइंट पे रूट लॉकस इनकमिंग होता है, वहां पे वो आता है। ठीक है, तो क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स पोल है तो किस एंगल से यहाँ से निकलेगा वो मुझे नहीं पता, डिपार्चर एंगल इसका नहीं पता, वो पूछा भी है क्वेश्चन में, तो पहले वो निकाल लेते हैं। देखो डिपार्चर एंगल निकाला थीटा डी, पूरा समझना आप इसे, थीटा डी निकाला। थीटा डी कैसे निकालते थे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के लिए होता था थीटा डी, होता है पॉजिटिव, इसका थीटा डी का फॉर्मूला 180 नहीं 0 डिग्री माइनस 5p माइनस 5z, थीटा डी। तो 5p निकाला, एक पोल ये है, इस पोल के लिए निकाल रहा हूं मैं डिपार्चर एंगल। तो इस पोल पे बाकी जितने भी पोल हैं, एक ही पोल है, वो कितना एंगल बना रहा है, ये इसका 0 डिग्री है पोल, इस पोल का, तो ये इस पे कितना एंगल बना रहा है 90, तो 5p 90 हो गया, मैंने यहाँ 5p लिख दिया, 5p 90। अब आते हैं 5z पे, 5z कैसे निकालते हैं, जितने भी जीरोज हैं वो इस पोल पे कितना एंगल बना रहे हैं, तो एक जीरो तो ये रहा, दोनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो ये इस पे कितना एंगल बना रहा है 180। ये जीरो कितना बना रहा है, देखो ये जो डिस्टेंस है ये 1 है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये भी 1 है, सॉरी ये 2 है, और ये कितनी है, ये भी 2 है। ओके, तो ये भी 2, ये भी 2, तो ऑब्वियसली बात है ये एंगल कितना 45, तो और ये एंगल कितना 90, तो ये टोटल एंगल कितना 135। तो ये 135 और 180 ये दोनों जोड़ दो आप, ये जीरो इस पे कितना एंगल बना रहा था, ये जीरो का 0 डिग्री है, तो ये इस पे कितना बना रहा था 135 ना। अब आप दोनों को जोड़ दो, टोटल आया 315 डिग्री 5z। ठीक है, दोनों को जोड़ दिया, तो अब यहाँ से पुट किया 0 डिग्री माइनस 5p माइनस 5z, तो मेरे पास थीटा डी कितना आ गया 225 डिग्री। अब आप एक चीज़ देखो, इस पोल के लिए आया 225, तो इस पोल के लिए कितना हो गया थीटा डी, इस पोल के लिए हो गया -225 डिग्री। इस क्वेश्चन में ऑप्शन में मेंशन नहीं है कहीं पे भी, ऑप्शंस गलत हैं इसके। आप ऐसा करो, इसके ऑप्शन नंबर किसी को भी, ऑप्शन नंबर ए या बी में से किसी को भी आप उसमें ±√2 तो मेंशनड है ब्रेक पॉइंट के लिए, लेकिन डिपार्चर एंगल जो था वो एक में 0 डिग्री दे रखा है, एक में 45 डिग्री। आप किसी भी एक ऑप्शन में काट के 225 डिग्री वहां पे लिख लो आप, ±225 डिग्री। ठीक है, तो वही ऑप्शन फिर आपका सही हो जाएगा। अब एक बार इसको पूरा समझो आप। आपके पास में देखो थीटा डी कितना आया, डिपार्चर एंगल इसके लिए आया 225 डिग्री। तो आप देखो एक बार, ये तो हो गया 0 डिग्री, ये हो गया आपका 180, इसमें 45 और जोड़ दो, तो 45 और जोड़ा तो ये हो गया 225, और इसके लिए कितना -225। तो ये जो एंगल आया, सॉरी ये जो एंगल आया दिस वन, ये कितना आ गया -225 डिग्री। अब आप खुद सोचो कैसे निकलेगा रूट लॉकस। देखो द रूट लॉकस विल गोज लाइक दिस, ये इस तरह से आएगा इसके ऊपर, ठीक है, ये थोड़ा इधर ही है, ये इसके ऊपर इस तरीके से आएगा, ये इस तरीके से आएगा, ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, इसके बाद देखो क्या होने वाला है, इसके बाद में ये तो ब्रेक इन पॉइंट हो गया। देखो 2 पॉइंट आए थे अपने पास, ब्रेक पॉइंट 2 आए थे, एक +-√2, एक +√2, एक -√2। तो -√2 यह है ये,
तो यहाँ पे तो ये तो ब्रेक इन हो गया। इसके बाद क्या हुआ है, एक ब्रांच तो चले और रूट लॉकस इस पूरे एक्सिस पे लाई कर रहा था, कंप्लीट एक्सिस पे। तो देखो क्या हुआ है, इसके बाद एक ब्रांच तो गई इधर, दो ब्रांच आ रही है ना, एक ब्रांच तो गई इधर, एक ब्रांच उधर चली गई माइनस इन्फिनिटी पे, लेफ्ट साइड चली गई है पूरा लास्ट तक। मैं इस बेंच पे ही बना देता हूँ, पूरा लास्ट तक चली गई है, ठीक है, माइनस लास्ट तक, माइनस इन्फिनिटी तक। और जितनी देर में एक ब्रांच यहां से यहां पहुंची है, उतने ही टाइम में ये ब्रांच इधर माइनस इन्फिनिटी तक जाके वहां से वापस पॉजिटिव साइड आके इधर की तरफ आके प्लस इन्फिनिटी पे आके इधर से वापस शिफ्ट होके कहाँ गई है, इस पॉइंट पे। और ये पॉइंट कौन सा है, √2। ओके, इसके बाद यहां से ये एक ब्रांच तो टर्मिनेट होने गई है इस 0 पे, और एक ब्रांच टर्मिनेट होने गई है आपकी इस 0 पे। आई थिंक ये समझ में आया हो आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, और आई थिंक ये पूरा आपको समझ में आ गया हो। ओके, नेक्स्ट आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 को देखो, 13 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना इसे। इस टाइप के क्वेश्चन पिछले 2-3 साल में या 4-5 साल में बोलूँ तो गेट में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। देखो इसे, जब भी आपको ये बात बोल देना कि ये पॉइंट रूट लॉकस पे है, ओके, एक तो होता है पॉइंट चेक कर रहा होता है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 में और क्वेश्चन नंबर 4 में नहीं, हाँ नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 और 9 में हमने चेक किया कि वो पॉइंट रूट लॉकस पे लाइक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो तो हुआ एक टाइप का क्वेश्चन। ये हुए दूसरे टाइप के क्वेश्चन कि जब आपको उसने ऑलरेडी बोल दिया कि पॉइंट रूट लॉकस पे लाई कर रहा है। देखो उसने बोला है -1 + J1, ये जो पॉइंट है ये रूट लॉकस पे लाई करेगा, तो बताओ के की वैल्यू क्या। इस टाइप के क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे हुए हैं इन दिनों। तो देखो कैसे पता लगाते हैं। आप देखो रूट लॉकस, आपको याद करो 11th-12th में हम जब पढ़ते थे ज्योमेट्री, तो हम कहते थे कि सपोज ट्राइंगल की कोई भी इक्वेशन है या प्लेन की इक्वेशन है, उसके ऊपर कोई पॉइंट है, अगर वो पॉइंट उस प्लेन पे लाई करता है तो वो उस पॉइंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ऐसे करते थे। सेम ये चीज है, आपको जो रूट लॉकस है उसके ऊपर कोई पॉइंट अगर उसने बोल दिया कि वो पॉइंट उस पे है, उस रूट लॉकस पे है, तो वो रूट लॉकस की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और रूट लॉकस किसके लिए बनता है, क्लोज लूप के लिए, तो क्लोज लूप के ट्रांसफर फंक्शन के लिए, और क्लोज लूप के पोल्स के लिए, सॉरी। और क्लोज लूप के पोल्स कौन देता है, 1 + GSHS। तो आप 1 + GSHS यानी आप क्लोज लूप की इक्वेशन ही निकाल लो ना, इसी पे तो है वो पॉइंट। तो हमने 1 + GSHS निकाला, GSHS क्वेश्चन में दिया हुआ था, हमने 1 + K/SS ये पूरा पुट किया, यहाँ से K की वैल्यू निकाली, -K = दिस। अब देखो आप क्या किया करो, आप क्या किया करो, S की वो वैल्यू यहाँ पुट कर दिया करो। मैंने यहाँ पे S की जगह पुट कर दिया, S की जगह S² था तो यहाँ पुट कर दिया, S की जगह यहाँ पुट कर दिया, 12 आ गया। इसको आप पूरा सॉल्व कर लो, पूरा सॉल्व किया तो इधर आया -1 + J1, 5 + 5J। अब आप इसको सॉल्व करने मत बैठा करो कि आप इसको पहले सॉल्व किए, दिस दैट ये वो, कुछ मत करो। आप सिंपली क्या करो, यहाँ पे आगे मॉड ले लिया करो, ठीक है, मॉड ले लिया करो। मॉड ऑफ K = √1 + 1 √25 + 25 = 10। ओके, मतलब आप इसका मॉड ले लो, √a + i/b का मॉड क्या होगा, √1 का -1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। इसके बाद इधर क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, √100 दैट इज 10। एंड इधर भी आप दोनों तरफ मॉड लिया ना, तो मॉड ऑफ -k कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ मतलब K सिंपली, तो K = 10। इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं। आप लोगों ने पूछा है मेरे से क्वेश्चन नंबर 18, अब आप चेक करो, वो सेम क्वेश्चन है, इसी टाइप का है। वहां पे भी आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, बोला है रूट लॉकस पे अगर लाई कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 में, हाँ सेम पूछा है, -1 + J2 जो पॉइंट है वो रूट लॉकस पे लाई करे तो गेन K की वैल्यू क्या होगी। सेम क्वेश्चन है, वो मैं नहीं बता रहा हूँ, अब आप उसे खुद से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो आपने पूछा है वो है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में जस्ट 1 सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको पूछा है कि ओके, आपको रूट लॉकस दिया हुआ है और आपको बोला है कि इसका GSHS क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। मैं आपको रूट लॉकस में आपको दिखाता हूँ ये जो क्वेश्चन है, जस्ट 1 सेकेंड। देखो ये आपको दिया हुआ था, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है रूट लॉकस, ठीक है। आपको ये रूट लॉकस जो दिया है इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है, आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे आपको ये एक पोल तो ओरिजिन पे, तो ये पोल ओरिजिन पे, तो अब आप कौन सा ऑप्शन सही होगा आप खुद देख लो। ऑप्शन ए तो बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि ये एक पोल है, एक पोल है, तो ऑप्शन नंबर B, C या D में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि एक पोल ओरिजिन पे है। ओके, रूट लॉकस देख के आप हमेशा क्या निकालते हो, GSHS। ये सिंपल सी बात है, क्योंकि GSHS से ही ये ड्रॉ होता है। इसके बाद आप देखो एक 0 कहाँ पे लाई कर रहा है, -1 पे, तो 0 कहाँ आएगा, -1 पे, तो ऊपर आएगा S+1 जो कि इसमें आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए तो पहले ही गलत हो गया, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, तो अब ऑप्शन या तो B सही है या D सही है। ओके, अब आप देखो इसके बाद, अब आप यहाँ देखो -2 पे एक पोल है, तो -2 पे पोल है तो S+2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ऑप्शन B और D अभी तक भी सही लग रहे हैं। इसके बाद आप -3 पे देखो, -3 पे आप एक बात ध्यान से देखो,
एक ब्रांच इधर आ रही है और फिर ये इधर और इधर, एक ब्रांच इधर से इधर आके इधर चली जा रही है, तो -3 पे एक पोल है, ऐसा नहीं है। आप एक ध्यान से देखो, -3 पे एक ब्रांच इधर भी आ रही है और एक ब्रांच उधर भी जा रही है, उधर भी जा रही है, उधर। तो -3 पे एक्चुअली 2 पोल हैं। इसने सिंगल पोल शो कर रखा है, बट एक्चुअल में यहाँ पे 2 पोल हैं और ये 2 पोल हैं यहाँ पे, तो इसीलिए S+3 पे क्या है, 2 पोल हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, मैं इसमें एक चीज़ और आपको बताता हूँ, आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे। देखो, अगर आप कोई कहे कि सर ये तो मतलब ऐसे यहाँ 2 पोल होने ही चाहिए था, आप इसको एग्जिस्टेंस से भी पता कर सकते हो। देखो, रूट लॉकस इधर एग्जिस्ट कर रहा है, इसने एरो दिया है ना, तो रूट लॉकस इधर एग्जिस्ट कर रहा है। इसके बाद इस पोल और इस पोल के बीच में भी एग्जिस्ट कर रहा है, ओके। इस पोल और इस जीरो के बीच में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इस जीरो और इस पोल के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, और इस पोल के इधर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब आप सोचो, अगर यहाँ रूट लॉकस एग्जिस्ट कर रहा है तो इसके राइट साइड में कितने पोल या जीरो होने चाहिए थे, ऑड। अब आप चेक करो, अगर मैं इसको एक पोल मान के चलूँ तो 1 2 3 4 आ रहे हैं, ये तो इवन है, तो इस हिसाब से तो यहाँ एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे 2 पोल है, तो ये 2 पोल तो ये हो गए 2, एक ये 3, फिर 4 और एक 5, तो टोटल 5 पोल या जीरो हैं, इसीलिए यहाँ रूट लॉकस लाई कर रहा है। इस पोल के इधर आके देखो, यहाँ पे इसके इधर 1 2 3 पोल या जीरो हैं, तो यहाँ पे भी लाई कर रहा है। आगे आप समझ ही गए होगे, तो इस हिसाब से आंसर आपका क्या हो गया, बी हो गया। ओके, ऐसी चीज़ का ध्यान रखा करो, आपको डायग्राम में ज़रूरी नहीं है वो 2 पोल वहाँ पे मेंशन करके देगा, वहाँ पे उसका डायग्राम बना के देगा, डबल पोल इंडिकेट करके देगा। आपको वहाँ समझना होगा कि वो रूट लॉकस की डायरेक्शन से आप देख लो कि वहाँ पे 2 पोल हैं या 1 पोल है। तो आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी, दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 16 में आप एक बार इसको समझो, आपको सिर्फ डॉट दिए हुए हैं, ओके, और ये नहीं बोला हुआ कि कौन सा डॉट पोल है और कौन सा डॉट जीरो है। मैं जस्ट 1 सेकेंड में इसका आपके लिए क्वेश्चन निकाल लेता हूँ इसका। ठीक है, इसका क्वेश्चन या लुक हियर, ये क्वेश्चन है इसका। ओके, अपने पास ये दिया हुआ है। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड, या ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मुझे ये मेंशन नहीं है कि ये पोल है या जीरोज है। ठीक है, बस ये रूट लॉकस बनाया हुआ है, कोई डायरेक्शन नहीं है, ये ब्रांच यहाँ पे जा रही है या उधर है, कुछ भी मेंशन नहीं है। तो अब आप एक चीज़ देखो यहाँ पे कि, लेकिन इन ऑप्शन से मैं एक चीज़ पता लगा सकता हूँ, मतलब मेरे को पूछा हुआ है ये किसके लिए रूट लॉकस बना हुआ है, तो इन ऑप्शन से मैंने एक चीज़ पता लगाई कि ज़रूर ये जो डॉट हैं, ये डॉट कौन कौन से हैं, ये डॉट 1 2 4 7 ही है, ये तो मैं कंफर्म हूँ, मतलब -1 -2 -4 और -7 है, ये तो मैं कंफर्म हो गया। अब इसके बाद आप एक चीज़ फोकस करो, रूट लॉकस कहाँ लाई कर रहा है और कहाँ लाई नहीं कर रहा। देखो, ये जो ब्लैक है, जो हाईली, मतलब ये जो शेडो हो रखा है यहाँ पे, ये ठीक है हाईलाइटेड है, ये यहाँ पे रूट लॉकस लाई कर रहा है और इस रेंज में लाई कर रहा है रियल एक्सिस पे। ठीक है, तो अब देखो, आप एक बार, अब मैं इसको यहाँ बताता हूँ, आप यहाँ देखो एक बार, रूट लॉकस यहाँ लाई कर रहा है और यहाँ पे लाई कर रहा है। ओके, तो अब आप एक चीज़ सोचो, अगर ये दोनों पोल होते तो रूट लॉकस यहाँ से एक आता, फिर एक ऊपर चला जाता, एक ऊपर चला जाता, एक नीचे चला जाता। ओके, लेकिन यहाँ पे तो क्या हो रहा है, सिर्फ इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। तो अगर इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है तो नाउ हम डेफिनेट कि ये डेफिनेट हो चुका है, मैं कंफर्म हूँ यहाँ पे कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक पोल है और कोई ना कोई एक जीरो है। तभी तो क्या होगा, एक पोल यहाँ से निकले, मतलब एक पोल से निकलेगा रूट लॉकस और जीरो पे टर्मिनेट हो जाएगा। इसके बाद ये जो दोनों हैं, इन दोनों के लिए समझ में आ रहा है कि ये दोनों या तो पोल हैं, अगर दोनों पोल होंगे तो एक इधर आया, एक इधर आया, एक ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया। और अगर ये दोनों जीरो हैं तो इनफाइनाइट से 2 ब्रांच आई हैं और एक इस पे टर्मिनेट होगी, एक इस पे टर्मिनेट होगी। ठीक है, तो ये दोनों या तो जीरो हो सकते हैं या दोनों पोल हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों के लिए कंफर्म है कि ये दोनों के दोनों या तो इन दोनों में से या एक पोल है और एक जीरो है, ये कंफर्म हो गया। अब आप ऑप्शंस एलिमिनेशन करो, पहले तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन में देखो हमने पता लगाया कि 4 और 7 दोनों एक साथ पोल या एक साथ जीरो नहीं हो सकते। तो आप एक चीज़ देखो, ऑप्शन नंबर डी को देखो, 4 और 7 को एक साथ पोल दिखा रखा है, यानी ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। इसके बाद देखो आप ऑप्शन नंबर ए, 4 और 7 को एक साथ पोल दिखा रखा है, ये भी गलत हो गया, ए गलत है। जो गलत हो चुके हैं उसे अपन कट कर देते हैं, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, मेरे को पेंसिल नहीं मिल रही है, रहने दो। सो 4 और 7, ए और डी, ये तो डेफिनेट गलत हो गए। ठीक है, अब आ जाओ आप ऑप्शन नंबर बी या सी पे। ऑप्शन नंबर बी या सी को देखते ही समझ में आ गया कि 1 2
1 2 डेफिनेटली ये दोनों के दोनों क्या है, पोल हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब जो डेफिनेट हो चुका है वो मैं मार्क कर देता हूँ, ये दोनों कंफर्म पोल हैं, ओके। इसके बाद अब ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि 4 0 है, 7 पोल है, जबकि ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि 4 पोल है और 7 0 है। तो अब ये डिलेमा है कि इन दोनों में से एक पोल है कोई ना कोई या एक 0 है, बस अब ये फाइनल बात रह गई, ठीक है। अब देखो, अब हम चेक करते हैं, अगर मैं ऑप्शन नंबर बी से जाऊंगा, ठीक है, कैसे पता लगाएंगे अब वो देखते हैं। देखो मैं अब आपको बताता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। अगर हम ऑप्शन नंबर बी से जाएंगे तो मैं एक बार ऑप्शन नंबर बी से देखता हूँ। अगर हम ऑप्शन नंबर बी क्या है अपने पास में, s+4 अपॉन s+1 एंड s+2 s+7, s+2 s+7, ओके, ये है इस टाइप से। अगर हम इससे जाएंगे तो यहाँ पे देखो, मैं इसके लिए पहले सेंट्रॉइड निकालता हूँ। क्यों निकाल रहा हूँ अभी आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कैसे सेंट्रॉइड और एंगल ऑफ सिम्टॉट से पता लग जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। सेंट्रॉइड निकाला इस ऑप्शन नंबर बी के लिए, तो आ रहा है समीशन p माइनस समीशन z, दैट इज -3। सेंट्रॉइड आ गया -3 पे, तो मैं यहाँ मार्क कर दूँ, -3 सेंट्रॉइड है। इसके बाद इसके लिए मैंने एंगल ऑफ सिम्टॉट निकाले तो 2 आएंगे, वो एक आ रहा है θ0, एक आ रहा है θ1। अब ये सब आता है आपको, आप निकाल लो। θ0 आया 90, θ1 आया 270। अब देखो, इस सेंट्रॉइड से 90 तो ऊपर और इसी सेंट्रॉइड से 270 तो नीचे, तो ये कैसे आएगा, इसी टाइप से होगा। अब आप खुद सोचो, आपका जो रूट लॉकस इसने बनाया हुआ है वो ऐसे ही तो बनाया हुआ है कि यहाँ से दोनों निकलेंगे और एक ऊपर चला जाएगा और एक नीचे चला जाएगा, लाइक दिस, ऐसे ही हो रहा है। तो अब ऑप्शन नंबर बी के हिसाब से तो ये जो एंगल ऑफ सिम्टॉट है ये फॉलो हो रहा है, एक कौन सा 90 और एक कौन सा 270। जब आप ऑप्शन नंबर सी से निकालोगे, मैं आपको यही निकाल के दिखाता हूँ। ऑप्शन नंबर सी के हिसाब से अगर हम सेंट्रॉइड निकालें सबसे पहले, तो सेंट्रॉइड आ रहा है हमारा सब्मिशन p, तो वो हो जाएगा -7 और माइनस, इसके बाद में आपका ये भी -7 और डिवाइड बाय p 3 -1, तो सेंट्रॉइड आ गया अपना 0 पे। इसके बाद θ0 तो आपका कितना आएगा, 90 आएगा अभी भी, और θ1 कितना आएगा, 270 आएगा। अब आप देखो, ऑप्शन नंबर सी के हिसाब से अगर देखता तो सेंट्रॉइड ये होता और यहाँ पे ये 90 ऊपर और 270 नीचे। तो आप सोचो ये फिर इधर टिल्ट होता, ऐसे टिल्ट होता, ऐसे, लाइक दिस। लेकिन ये तो ऐसे नहीं हो रहा ना, टिल्ट तो ये ऐसे ही हो रहा है ना। तो ये जो टिल्टिंग, ये जो इस तरह से ये एसिम्पटोट किसको फॉलो कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी को, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, ओके। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने जो डाउट पूछा था वो था क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 मैंने पहले ही आपको बता दिया कि वो क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 13 की तरह ही है, ठीक है। ये आप इसी की तरह कर लो, ओके। यही आपके डाउट थे इस चैप्टर के, ओके, थैंक यू।